पत्नी के पूर्व पति के आने की बात सुनकर मुझे लगा कि मुझे उन दोनों बच्चों सोंग शियाओमी की हिफाजत करनी होगी। आखिरकार बाद में दो बच्चों को साथ लेकर रहना सच में बर्दाश्त से बाहर था। पूरे शहर को पता था कि डाउन पेमेंट हो चुका है। और अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दो बच्चों की जिम्मेदारी संभालो। जब मुझे लगा कि मैं राजा नहीं बन सका तो 5 लाख रुपए मिलते ही मैं तुरंत घर जमाई बन गया। मुझे याद है कि क्लास बंक करने वाली वह लड़की मुझ पर नजर रखती थी, इसलिए मैंने सीधे पैसे फेंककर विकास की बीमारी को अंदर करवा दिया। अगर तुम किसी दबंग खिलाड़ी को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें पता है कि वह कीबोर्ड देखते ही खुद को रोक नहीं पाती और रोज चिल्ला चिल्लाकर मेहनत करने लगती है। इसी बहाने से मैंने एक पुरुष के साथ एग्रीमेंट साइन किया और उसे अपनी हवेली में शिफ्ट कर दिया। तुम वहां उसे चाय पानी दोगे और मौके पर ही उसका सारा गुनाह माफ हो जाएगा। जब उसका फैन फिल्टर मेरे और उन दोनों शैतान बच्चों के बीच भाईचारे के रिश्ते में बदल रहा था, तभी अचानक मेरी आंखों के सामने कुछ ट्रांसपेरेंट लेटर्स तैरने लगे। ये वही मुफ्त की रोटी खाने वाला सौतेला बाप है ना। असली वारिस पूर्व पति अब बस स्टेज पर आने ही वाला है। वही असली सगा बाप है। जैसे ही वह सामने आएगा, ये जुड़वा बच्चे खून के रिश्ते की वजह से तुरंत पलट जाएंगे और अपने सगे बाप के साथ मिलकर इसे घर से बाहर फेंक देंगे। मुफ्त की रोटी खाने वाला ये बंदा आखिर में सडडकों पर भटकने को मजबूर हो जाएगा। वे चारों लोग आपस में मिलकर खुशी खुशी रहने लगेंगे और मैंने जो आराम से बैठकर साम्राज्य बनाया था उस पर पानी फिर जाएगा। मैंने ध्यान से देखा तो मैं अपने लेदर सोफे पर बैठकर गेम खेल रहा था और दोनों छोटे बच्चे काम कर रहे थे। क्या तुम विश्वास करोगे? तिजोरी में छिपाकर रखे गए अपने खजाने को बाहर निकालो। आज रात का पूरा खर्चा मेरा है। एक पैसा भी उस बीच में टपकने वाले सस्ते इंसान के लिए मत छोड़ो। मेरी बात खत्म होते ही जो दो बच्चे बेजान पड़े थे वे अचानक से उछल पड़े। उनकी आंखें चमकने लगीं। तुमने मेरी माँ के वाइन सेलर के गुप्त केबिन में रखी उस अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड की बात की है ना? इंटरनेट पर सर्च करके बायर से कांटेक्ट करो। इतने खुश क्यों हो रहे हो? मैंने हल्के से उसके कंधे को थपथपाया। देखो ये ट्रैक कितना प्रोफेशनल है। मुझे तो इससे भी ज्यादा तेजी से सब कुछ पैक करके सीधा मीटिंग में जाना होगा। सामने की बुलेट स्क्रीन फिर से उछलने लगी। क्या दुनिया पागल हो गई है? मौत सिर पर खड़ी है, फिर भी इतनी अकड़ दिखा रहा है। कंपनी का बॉस पूर्व पति डीएनए रिपोर्ट लेकर बस दरवाजा खटखटाने ही वाला है। अब तो पक्का फैसला होकर रहेगा। जब बॉस वापस देश लौटेगी और घर को पूरी तरह से साफ देखेगी तो वह इसे एक एक पैसे से बेदखल कर देगी। इन सब चीजों की प्लानिंग और सुपरविजन के लिए मुझे गाली देना तो बुनियादी बात है, तो मुझे भी अपनी काबिलियत दिखानी ही पड़ेगी। 20 मिनट बाद वह ब्लैक ड्रेस पहनकर लग्जरी कार से बाहर निकला। उसका पासवर्ड बॉक्स पूरी तरह से भरा हुआ था और वह जोर जोर से हंस रहा था। उसने बड़े उत्साह से पूछा कि क्या हम सबसे महंगे क्लब जा रहे हैं? आज रात जब तक उसे ठीक से समझा न दें तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। चलते चलते मैंने तुम्हें एक परेशानी दे दी। उसने तेजी से गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया। अगले ही पल एक पुरानी कैब से सफेद शर्ट पहने एक आदमी उतरा जो पूरी तरह से दिवालिया लग रहा था। वही तो है वो मशहूर पहला प्यार रिटेल बिजनेसमैन। उसने रास्ते भर बाप और बेटे के भावुक डायलॉग तैयार किए थे जो खाली पड़े घर के सामने बोलने के लिए थे। लेकिन क्या वह कोई अच्छा इंसान नहीं हो सकता? क्या यह नहीं कहा गया था कि वे घर पर डर के मारे कांपते हुए इंतजार करेंगे? ये अचानक 3 लोगों का परिवार कहाँ गायब हो गया? इस वक्त वह किसी और क्लब में था जहां उसकी टेबल पर उसकी नामी महंगी शराब भरी पड़ी थी। वे दोनों तो सूट टाई पहनकर बैठे थे जैसे कोई डॉक्टर या बड़े घराने के बच्चे हों। आसपास के दोस्त कुछ कहना चाहते थे लेकिन उसने सीधे उस पर ब्लेम डाल दिया। उसने फोन की स्क्रीन पर एक नजर डाली जहां रिपोर्टर ने उसे 10 से ज्यादा मैसेजेस भेजे थे। बिना कपड़ों के घर से निकाले जाने की खबर आने वाली थी। उस रिटेल बिजनेसमैन को वाकई थोड़ी हलचल महसूस हुई। उसने सच में उस जगह का पता लगा लिया था। तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला। मैं नॉर्मल तरीके से बिना कुछ बोले खड़ा रहा। तुम्हारे यहाँ के कैश से लेकर दरवाजे पर खड़ी कार तक मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। पूर्व पति का अपने सगे खून के लिए प्यार देखकर बुलेट स्क्रीन पर कमेंट्स तेजी से स्क्रॉल होने लगे। अरे इन दोनों बच्चों का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। क्या कोई भी रिश्तेदारी काम नहीं आएगी? सगे बाप को रोते देकर ब्लड लाइन एक्टिवेट होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इतने में उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू नीचे गिरने लगे। छोटा जू, तुम अभी भी मुझे याद करते हो ना? ऐसी पुकार सुनकर इस डिस्को के लाउड म्यूजिक के बीच हाथ में शराब की बोतल लिए हवा में झूमते हुए उसने अपने मुंह की शराब पूरी तरह से उड़ा दी और शांत बैठकर बिना एक शब्द बोले देखने लगा। उस आदमी ने उसकी भावनाओं को नहीं समझा। उसने अपने दांत भींचे और सीधे छोटे लड़के की तरफ लगा। मेरे बेटे, तुम बहुत तकलीफ में रहे हो। लेकिन लड़के ने एक ही मूव में उसे चकमा दिया और सीधे सोफे के पीछे चला गया। अंकल, आप कौन हैं? खुद इतने गरीब लग रहे हैं और हमारे पास आ रहे हैं। जल्दी यहाँ से निकलिए, मुझसे दूर रहिए। अपनी लाइफ की लोकेशन देखकर वह हैरान रह गया। वह हैरानी से देखने लगा कि क्या तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या तुम भूल गए जब तुम छोटे थे तो मेरे कंधों पर बैठकर कैंडी खाते थे? मैं वह सब नहीं खाता। वह तो ड्राइवर रामू का पोता खाता था।
आज के ज़माने में तो मैं सिर्फ सुपरकार चलाता हूँ। अगर तुम मुझे पैसे दे सकते हो तो ठीक, वरना तुम बहुत गरीब हो। क्या तुम्हें चाकू फेंकना आता है? उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी उंगलियां कस गईं। उसने सोचा था कि वह कुछ भरपाई कर पाएगा, लेकिन बच्चे तो सिर्फ सुपरकार और पैसों की बात कर रहे थे। बुलेट स्क्रीन पर लोग कहने लगे कि हीरो तुम मत रो, रिपोर्ट से इन लोगों को सच दिखाओ। उसने अपने बैग से एक मेडिकल रिपोर्ट निकाली। ये रिपोर्ट साबित करती थी कि मैं ही तुम्हारा असली बाप हूँ। इस समय हेडलाइंस पूरी तरह से बदल चुकी थीं। मैं आराम से आगे बढ़ा। उसने अपनी नाक ढक ली। पैसे को सब कुछ समझते हो? तुमने हमारे घर में एक बड़े स्टार को बुलाकर पर्सनल फैन मीट करवा दी। अगर तुमने 1 रुपया भी नहीं दिया तो तुम बच नहीं पाओगे। हमारे फैमिली ट्रस्ट फंड का क्या होगा? कहानी का डायरेक्शन पूरी तरह से बदल चुका था। वह आदमी रोते हुए सोच रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे संभाले। तभी दरवाजा खुला और कंपनी की लेडी बॉस अंदर आई। उसने अपने पूर्व पति को कालीन पर बैठे रोते हुए देखा। मौजूदा पति होने के नाते मैंने उससे पूछा कि क्या तुम खुश नहीं हो? ये इसके सगे बच्चे हैं। लेडी बॉस ने लेदर जैकेट पहनी हुई थी और गुस्से में सबको देख रही थी। ये क्या बकवास चल रही है? उसने अपने पूर्व पति को डांटा। ऐसी चिल्लाहट सुनकर पूर्व पति को जैसे तिनके का सहारा मिल गया। वह घिसटते हुए उसकी हाई हील्स से लिपट गया। इतने सालों बाद मैं तुमसे मिला हूं, मुझे बच्चों की परवाह नहीं है, लेकिन तुम इन नाबालिगों को ऐसी जगह कैसे ला सकती हो? वह बहुत चालाकी से सारा इल्जाम मेरे सिर पर मढ़ रहा था। लेडी बॉस ने टेबल पर रखी चीजों को देखा। उसने पास में कांपते हुए उस आदमी को देखा और उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। क्या तुम आमतौर पर बच्चों को यही सब सिखाते हो? मैंने बिना किसी जल्दबाजी के टिश्यू पेपर उठाकर अपने हाथ साफ किए। सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं। ये डील बहुत फायदे की रही। हमने कोई गलत काम नहीं किया है, बस थोड़ा जूस पीने आए थे। मैंने अपनी उंगलियां मटकाईं। मैं बस इन्हें पुरुष प्रजाति की वैरायटी दिखाना चाहता था, ताकि भविष्य में ये किसी रोने धोने वाले इंसान के झांसे में ना आए। सामने खड़ा आदमी आधे घंटे तक एक शब्द नहीं बोल पाया। बुलेट स्क्रीन पर लोग हैरान थे। ये तो बहुत अलग किस्म का बंदा निकला। कुछ लोग पूर्व पति के लिए बुरा महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे कि शायद पुराना प्यार फिर से जाग जाएगा। लेडी बॉस ने झुककर पूर्व पति को देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं था, बल्कि चिढ़ थी। उसने वापस लौटने के प्लान को साइड में रखा और कहा कि मेरे पास इन सब फालतू बातों का टाइम नहीं है। पूर्व पति की आंखों में एक चाल चमकी। उसने मुझे एक चैलेंजिंग लुक दिया। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, वह पूर्व पति तुरंत किचन में घुस गया और खाना बनाने लगा। उसने बच्चों से कहा कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं, जैसा तुम हमेशा पसंद करते थे। लेकिन लेडी बॉस और बच्चों ने एक दूसरे को घबराहट में देखा। छोटे लड़के ने जोर से कहा कि हमें तो फ्राइड चिकन का बाल्टी भर कॉम्बिनेशन चाहिए। जब पूर्व पति 2 डिश बनाकर बाहर लाया, तो बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा था, जो गर्मा गर्म मटन कबाब लेकर आया था। उसकी खुशबू ने पूर्व पति के बनाए सादे खाने की धज्जियां उड़ा दी। पूर्व पति के हाथ कांपने लगे। वह चिल्लाया कि यह सब अनहेल्दी खाना है। मैंने तुरंत कबाब उठाया और मजे से खाने लगा। तुम्हें पता भी है कि यह कितना टेस्टी है। रही बात उसके बनाए खाने की, तो हमारे पालतू कुत्ते ने भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। पूर्व पति को आखिरकार साइड के गेस्ट रूम में एडजस्ट कर दिया गया, लेकिन उसमें दूसरों के घर में दबकर रहने का जरा भी एहसास नहीं था। अगली सुबह हवेली में सफाई का अभियान शुरू हो गया। वह हाथों में सफाई का सामान लिए बच्चों के साथ रहने की जगह की प्लानिंग करने लगा। जम्हाई लेते हुए जब बच्चे नीचे आए, तो पहले फ्लोर का नक्शा ही बदल चुका था। वे तस्वीरें जो बहुत मुश्किल से हाथ से बनवाई गई थीं, उनके कटे हुए टुकड़े डस्टबिन में पड़ रहे थे। इंटरनेट पर भारी कीमत देकर मंगवाई गई टॉप स्टार्स की मर्चेंडाइज और पोस्टर कचरे में फेंक दिए गए थे। यहाँ तक कि मेरे बार टेबल पर रखी महंगी चाय की जगह उसने साधारण उबला हुआ पानी रख दिया था। मेरी रोहन बेटा कि वह रोबोटिक कार, जो दुनिया में गिनी चुनी ही थी और पैसों से भी नहीं मिलती थी, उसकी भी धज्जियां उड़ेच चुकी थीं। ये देखकर रोहन की आंखों से आंसू निकल पड़ रहे। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पूर्व पति प्लास्टिक के ग्लव्स पहने बेहद मासूम चेहरा बनाकर हॉल के बीचों बीच खड़ा था। रोहन, रिया, ये प्लास्टिक के खिलौने बहुत जगह घेरते हैं और दिमाग खराब करते हैं, और ये जो मर्चेंडाइज है, ये सब देकर बच्चे बिगड़ाते हैं। मैं तो तुम दोनों का भला ही सोच रहा हूं। दूर हटो यहां से, बच्चे चिल्लाए। वह ज्ञान झांधाते हुए बोला, बच्चों की इतनी बातें नहीं सुनते। पिता का काम उन्हें सही रास्ते पर लाना है। लाड प्यार से बच्चे बिगड़ाते हैं। मैं दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की रेलिंग पर टिका हुआ यह नौटंकी देख रहा था। मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा, मेरे घर में रहकर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का हक तुम्हें किसने दिया? पूर्व पति ने ऊपर मेरी तरफ देखा और सीना ठोकर बोला, तुम इन्हें सही सीख नहीं दे सकते। मैं इनका सगा बाप हूं। मैं इन्हें बर्बाद होते नहीं देख सकता। तभी लेडी बॉस पत्नी अपने मॉर्निंग वॉक के बाद रूम से बाहर निकली। घर का ये हाल देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पूर्व पति तुरंत उनके पास भागा। तुम देखो, बच्चे पूरे दिन बिना किसी एम गोल के घूमते रहते हैं। आगे चलकर ये तुम्हारा बिजनेस कैसे संभालेंगे?
तभी लेडी बॉस की नजर डस्टबिन में पड़ी उस रिपोर्ट पर गई जो उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने बेटे के लिए तैयार करवाई थी। फिर उनकी नजर पोस्टर पर गई जिसे रिया ने पूरे 1 महीने की मेहनत के बाद हासिल किया था। लाइव चैट और बुलेट स्क्रीन पर लोग कमेंट्स करने लगे, गॉड, अब तो बॉस का पारा 7वें आसमान पर होगा। पूर्व पति का तो पता साफ होने वाला है। सबको लगा कि बॉस मुझ पर चिल्लाएंगी। पूर्व पति भी सीना फुलाकर खड़ा था, लेकिन लेडी बॉस ने एक ठंडी सांस ली और बोली, वो रोबोट मॉडल मैंने 12 लाख रुपए में स्पेशल ऑर्डर देकर मंगवाया था और वह पोस्टर रिया की 1 महीने की कड्डी मेहनत का इनाम था। तुम घर में घुसे नहीं कि तुमने बच्चों की सबसे प्यारी चीजें कचरे में फेंक दी। पूर्व पति का चेहरा पीला पड़ एज गया। मुझे मुझे नहीं पता था, मुझे लगा ये सब फालतू कचरा है। लेडी बॉस ने बेरुखी से कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर उन्होंने ऊपर मेरी तरफ देखा जैसे मदद मांग रही हो। मैंने नीचे आते हुए बच्चों को अपने पीछे छुपाया और पूर्व पति से कहा, तुम जो बार बार पिता होने का ढोंग कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि बच्चे क्या चाहते हैं। रोहन भले ही गेम खेलता है लेकिन वो अपनी क्लास में टॉप करता है। रिया भले ही पोस्टर्स रखती है लेकिन वो एनजीओ के लिए फंड रेज करती है। तुम पिता बनने का नाटक कर रहे हो लेकिन असल में तुम सिर्फ अपनी ईगो संतुष्ट कर रहे हो। रिया ने रोहन का हाथ पकड़ डालकर कहा, अंकल आप हमारे लिए कुछ मत कीजिए। ये अंकल मैं हमारे लिए पूरी मूवी थिएटर बुक करते हैं और हमारे ड्रीम्स को सपोर्ट करते हैं। आप बस यहाँ से जाइए। लाइव चैट में टहलका मच गया। वाह, बच्चों ने तो सीधा रिजेक्ट कर दिया। सगा बाप होना ही सब कुछ नहीं होता। क्रोधों का नुकसान कर दिया इस आदमी ने। पूर्व पति घबराकर बोला, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा बाप हूं। मैंने अपने फोन में कैलकुलेटर निकाला और कहा, चलो अब हिसाब करते हैं। 12 लाख का रोबोटिक मॉडल, 30 लाख का मेंटल हैरेसमेंट और जो 28 लाख की वाइन्स तुमने खराब की, कुल मिलाकर 70 लाख रुपए बनते हैं। कैश दोगे या कार्ड से पे करोगे? पूर्व पति की आंखें बाहर निकल आईं। तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? मैं बच्चों का बाप हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर पैसे नहीं है तो पुलिस स्टेशन बाईं तरफ है, जाकर बता देना कि तुमने बच्चों की प्रॉपर्टी का नुकसान किया है। लेडी बॉस और बच्चों ने पूर्व पति को ऐसी नजर से देखा कि उसकी बची कुची हिम्मत भी टूट गई। यहाँ का एक ही नियम था, आपसी सम्मान। खून का रिश्ता कोई लाइसेंस नहीं होता। पैसे न होने के कारण पूर्व पति की सारी अकद्यच निकल गई। वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया और घर की सफाई का काम करने लगा। उसका परफेक्ट फादर बनने का प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो चुका था। जब उसे लगा कि घर के कामों से बात नहीं बनेगी तो उसने बच्चों की पढ़ाई के बहाने बीच में आने की कोशिश की। उसी रात वह रोहन के कमरे में गर्म दूध का ग्लास लेकर पहुंचा। रोहन, गेम खेलना बंद करो। मैंने शहर के सबसे महंगे प्राइवेट ट्यूटर से बात की है। कल से तुम्हारी कोचिंग शुरू है। रोहन ने बिना स्क्रीन से नजर हटाए कहा, मुझे किसी ट्यूटर की जरूरत नहीं है। मेरा नेशनल ई स्पोर्ट्स टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है जहां मुझे लाखों का पैकेज मिल रहा है। पूर्व पति का दिमाग घूम गया। वीडियो गेम खेलना कोई करियर होता है? ये सब फालतू चीजें हैं, तुम्हें स्कूल जाना ही होगा। दोनों में बहस बरच गई। रोहन चिल्लाते हुए मेरे रूम में आया, अंकल, ये अंकल मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने शांत होकर कहा, कोई बात नहीं, कल सुबह मैं खुद ट्यूटर से बात करूंगा। अगली सुबह पूर्व पति अपने साथ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और पुराने जमाने के ट्यूटर को लेकर आया। लेकिन उसी समय मेरे बुलाने पर देश की नंबर 1 ई स्पोर्ट्स टीम के हेड कोच और 20 मिलियन फॉलोअर्स वाले गेमिंग स्टार घर पहुंचे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पूर्व पति गुस्से में बोला, तुम बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। गेमिंग में कोई फ्यूचर नहीं होता। मैंने आराम से अपनी चाय का घूंट लिया और कहा, दुनिया बदल चुकी है। अगर बच्चे में किसी चीज का टैलेंट है तो उसे दबाने की जगह गाइड करना चाहिए। तुम अपनी पुरानी सोच उन पर मत थोपो। मैं कह भी नहीं रहा कि वो पढ़ता लिखता नहीं है। मैं तुरंत अपनी बात बदलकर सिचुएशन संभाल लेता हूँ। हंगामे का सेंटर अब मेरी तरफ इशारा करके बुला रहा है। मूवीज और नॉवेल्स के कल्चरल मार्क्स ऑन टारगेट अब पूरी तरह आपकी बेस गेमिंग पर टिके हैं। गेम कितना भी अच्छा खेल लो, उससे फ्यूचर सॉल्व नहीं होता। बाद में टीम लेकर ओवरसीज वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना है और फॉरेनर्स से कॉम्पिटिशन करना है। वो बात कैसे कहते हैं? कोच को तुरंत प्रोग्रेस का स्टैंडर्ड सेट करना रोक देना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, क्लब का माहौल एकदम मिलिट्री स्टाइल मैनेजमेंट जैसा रहेगा। जिनकी वोकैबुलरी कम होगी उन्हें कंप्यूटर यूज करने से पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा। ये सुनते ही लियोजो की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। क्या सच में? अगर मेरी इंग्लिश पासिंग मार्क्स जितनी हो गई तो क्या मुझे खेलने देंगे? इसकी पूरी गारंटी है। लियोजो किसी तूफान की तरह सेकंड फ्लोर की तरफ भागता है। मैं बहुत रफ तरीके से इंग्लिश स्टडी मटेरियल की 3 मोटी बुक्स लेकर आता हूँ और कहता हूँ कि यहाँ बैठो और मेरा वेट करो। मैं अभी तुम्हारी पुरानी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर आता हूँ। अपने सगे बेटे को इस हाल में देखकर लियू की आंखें लाल हो जाती हैं और वो डर के मारे लगभग फर्श पर गिर पड़ दिखता है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। ये देखकर सब लोग चुपचाप अपना काम समेटने लगते हैं। ये बहुत ही एग्रेसिव और हार्ड वर्किंग अप्रोच है। माफी चाहता हूँ लेकिन ये प्लान फेल नहीं हो सका। हाफ ट्रांसपेरेंट पर्दा एक बार फिर हटता है और सब पागल हो जाते हैं। अरे तेरी, ये क्या गेम खेला है? ये तरीका भले ही अजीब लगे लेकिन मानना पड़ेगा कि इसके पीछे छुपा मास्टर प्लान काम कर रहा है। आपको कार और लेगेसी की समझ नहीं है। अब टाइम बदल चुका है।
मैं सोफे पर आराम से बैठकर उस खूबसूरत चेहरे को निहार रहा हूँ जो अब बहुत परेशान दिख रहा है। वो अब एथिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी वो पुरानी सोच की पर हाई ही सबसे ऊपर है, इस दौर में काम नहीं आने वाली। लियू फैमिली के इस इलाके में पैसे के दम पर बनाया गया रास्ता ही सब कुछ है। अगर इस लेवल पर कोई प्रॉब्लम है तो समझो बजट सही से खर्च नहीं हुआ। जब प्लान काम नहीं आया तो उसने तुरंत अपना ट्रैक बदल दिया। वो पब्लिक ओपिनियन और सोशल मीडिया का सहारा लेकर विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी में था। इत्तेफाक से उसी समय एक सर्वाइवल रियलिटी शो से ऑफर आया। मुझे आमतौर पर कैमरे के सामने जाना पसंद नहीं है और मैं इस झमेले में नहीं पार्टी चाहता था, लेकिन वो बंदा पता नहीं कैसे रास्ते में मेरी कार के आगे आ गया और रोते धोते नाटक करने लगा। उसने कहा कि ये फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व करने और दुनिया के सामने अपना रिलेशन सुधारने का बेस्ट चांस है। बार बार की किचकिच को खत्म करने के लिए वर्कहोलिक लियू ने भी आखिर में रिकॉर्डिंग के लिए साइन कर दिया। शूटिंग वाले दिन उस बंदे ने जानबूझकर एक पुरानी धुली हुई जैकेट पहनी और खुद को दुखी और थका हुआ दिखाने की कोशिश की। लेकिन मैंने तो आपको जो गिफ्ट दिया था वो काफी फ्रेश और कूल था। लियू जो तो लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स पहनकर एटीट्यूड में बाहर निकला। जैसे ही वो कार सेट पर पहुंची उसने तुरंत अपना विक्टिम मोड ऑन कर लिया। वो अकेले ही पूरे ड्रामा का हीरो बन गया और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। यहाँ तक कि वो आसपास के लोगों के सामने झुककर बात कर रहा था। कैमरे के सामने वो भारी आवाज में रोने का नाटक करते हुए बोला कि मैं बहुत टाइम से दूर रहा हूँ और अब बस इस मौके को पकड़ डेच कर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना चाहता हूँ। अगर दोनों बच्चे काम पूरा कर लें तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। लाइव स्ट्रीम रूम तुरंत ही लोगों की हमदर्दी से भर गया। सब कहने लगे कि कितना अच्छा इंसान है। कुछ लोगों को जलन भी होने लगी कि इस बंदे को कितना फुटेज मिल रहा है। उसका चेहरा तो किसी मोटी दीवार जैसा बेशर्म निकला। असली और नकली का फर्क साफ दिख गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा लाइफस्टाइल सच में बहुत बढ़िया है। सिर्फ कैंपिंग ही नहीं, मुझे लियूजू को लेकर अच्छी जगहों पर जाना भी पसंद है। मेरी आंटी तो बस कंटेंट और रीच के पीछे भागती है। उस साइड में जाकर ऐसा एंगल सेट करती हैं जहां से हवा ना लगे। जब मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा तो लियूजो ने मेरे लिए ड्रिंक भी की। वो गुस्सैल यंग मास्टर बिना किसी शिकायत के खाना अपने मुंह में ठूंसता है और मुद्दकर कुकिंग करने चला जाता है। फैमिली का ड्रामा और व्यूज दोनों बढ़ रहे थे। वो चालाक बंदा खुद पास आया और पूछने लगा कि क्या शहद से काम चल जाएगा या वैन में जाकर आइस क्यूब्स लेकर आऊं। इस सीन को देखकर लाइव स्ट्रीम के लाखों व्यूअर्स हैरान रह गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये वही लड़ी एच का है जो अपने सगे बाप से बदतमीजी करता था और इस स्टेप फादर की हर बात चुपचाप मानता है? क्या इसी को असली अथॉरिटी कहते हैं? नहीं, ये सीन सही नहीं लग रहा। इसके तुरंत बाद डायरेक्टर ने टास्क दिया कि शेफ को बच्चों के लिए एक यादगार डिश बनानी होगी। वो बंदा तुरंत एक्टिव हो गया और उसने अपनी पूरी एनर्जी लगाकर एक से भरकर एक देसी डिशेज बना दी। टेबल पर तरह तरह के स्पाइसी और फ्राइड आइटम सज गए जिनकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। तभी कैमरा फाइनली मेरी तरफ घूमा। मैंने बहुत ही रिलैक्स होकर अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मेरी ब्लैकवर्ल 3 स्टार टीम अपनी स्पेशल किट पहनकर तुरंत लोकेशन पर पहुंच गई। मुझे एक ओपन एयर सेटअप चाहिए था। 30 मिनट भी नहीं हुए थे कि डिंग ग्रुप की प्राइवेट चॉपर लैंड हो गई। पॉपकॉर्न जैसी व्हाइट यूनिफॉर्म में मिचेलिन शेफ्स की टीम पूरा लग्जरी सेटअप लेकर बाहर आई। फ्रेश कैवियर और टॉप क्लास इंग्रेडिएंट्स के सामने वो घर का बना खाना फीका पड़ी डीडीएच गया। उसकी खुशबू देकर ही लोगों के मुंह में पानी आ गया। उसने अपने पसीने से बनाई रेड पकाए मीट की डिश को देखा और फिर मेरे रॉयल सेटअप को देखा। उसकी इज्जत का कचरा हो चुका था। डायरेक्टर की टीम कैमरे के पीछे से चिल्लाई कि सर, ये तो रूल्स के खिलाफ है, आप चीटिंग कर रहे हैं। मैंने ड्रोन कैमरे की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा कि गेम में कोई हैक बैन नहीं है। वैसे भी ये लोकल रेसिपी का सीक्रेट है, मेरी सुपर पावर का कमाल है। अगर हिम्मत है तो जाकर चेक कर लो। लोग कमेंट करने लगे कि भाई की सुपर पावर तो नेक्स्ट लेवल है। ये बंदा कितना रियल है, एक हाथ से मर्सिडीज चलाता है और मिचेलिन शेफ से कुकिंग करवाता है। उस बंदे का पूरा ड्रामा कैपिटल के पावर के आगे 1 सेकंड में फेल हो गया। शो की टीआरपी आसमान छूने लगी, लेकिन अफसोस चर्चा पैसों की वजह से नहीं थी। मेरे उस परफेक्ट और लग्जरी अंदाज की वजह से नेटिजन्स ने मुझे नया टाइटल दे दिया। जब शाम को शूटिंग खत्म हुई तो उस बंदे ने तंग आकर एक आखिरी दांव खेलने की सोची। वो लियूजो को पकड़ डालकर जंगल की तरफ ले गया और उसकी आर्म्स को ध्यान से देखने लगा। उसने पूछा कि तुम्हारी बाजू पर यह क्या निशान है? क्या तुम किसी से कुछ छुपा रहे हो? लियूजो को कुछ समझ नहीं आया कि ये बंदा क्या बकवास कर रहा है। उसने कहा कि ये तो एक लिमिटेड एडिशन टैटू है, लेकिन वो बंदा नहीं माना और उसने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। उसने कैमरे के सामने रोना धोना शुरू कर दिया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस हवेली में बच्चों के साथ मारपीट होती है। देखो, इस बच्चे के शरीर पर कितने चोट के निशान हैं। इंटरनेट पर बवाल मच गया। सब लोग उस पर अटैक करने लगे और कहने लगे कि मुझे पता था ये इंसान सही नहीं है। तुरंत पुलिस को बुलाओ, एविडेंस संभालो और इसे जेल भेजो। शूटिंग रोकनी पड़ी और पूरा क्रू परेशान हो गया। वो पुराने ड्राइवर की तरह पूरी गाड़ियों का काफिला लेकर कैंप तक पहुंचा।
जब लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे तब भी मैंने अपनी आंखें तक नहीं झपकाई। मैं शांति से कुर्सी पर बैठा रहा और स्नैक्स खाता रहा। वो प्रोफेसर चिल्लाकर एविडेंस की बात करने लगा। उसने कहा कि लाखों आंखें तुम्हें देख रही हैं, तुम मुकर नहीं सके। लियोजो ने नीचे झुककर अपने उस टैटू को देखा जिस पर उसे बहुत प्राउड था। उसने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा कि अंकल, ये तो मैंने परसों ऑनलाइन खरीदा था। ये एक ग्लो इन द डार्क टैटू है। इतना कहकर उस लड़की की डेचकी ने अपनी उंगली से उस निशान को रगदज दिया और फिर जादू हुआ। वो डरावना दिखने वाला निशान तुरंत मिट गया और नीचे से उसकी साफ और गोरी स्किन निकल आई। पूरा कैंप अगले आधे घंटे के लिए एकदम शांत हो गया। सिर्फ बैकग्राउंड में एक अजीब सी आवाज आ रही थी। वो बंदा शॉक्ड होकर खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये कभी हो ही नहीं सकता। वो हकलाने लगा। मैंने अपने फोन से स्नैक्स का कचरा साफ किया और उठकर खड़ा हुआ। मैंने कहा कि अगली बार कुछ नया ट्राई करना, थोड़े नए ऐप्स यूज करो और यंग जनरेशन की दुनिया से जुड़ हो। आजकल के बच्चे ग्लो इन द डार्क बॉडी पेंट यूज करते हैं। तुम्हारी ये पुरानी ट्रिक्स काम नहीं आने वाली। तुमने जो ड्रामा किया है वो पुरानी कहानियों की किताबों से चुराया हुआ लगता है। इस बेवकूफी भरे ड्रामे को देखने के बाद लियू का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उस पर इंक गिर गई हो। वो उस बंदे को ऐसे देख रहा था जैसे कोई कचरा देख रहा हो। बहुत हुआ, अब कोई रिफॉर्म नहीं होगा। इस बकवास इंसान को बाहर निकालो, तुरंत उस औरत और उसके सामान को पैक करो। वो बंदा पैरों से लाचार होकर कुत्ते की तरह घास पर गिर पड़ा। उसने जितना भी दिमाग लगाया था वो सब बेकार गया। उल्टा वो पूरे इंटरनेट का सबसे बड़ा जोकर बन गया। लाइव स्ट्रीम रूम का माहौल एक बार फिर पूरी तरह बदल गया। लोग हंस हंस कर पागल हो रहे थे कि कौन अपनी ही बॉडी पर ऐसा फेक निशान बनाता है। वो सच में फेमस होना चाहता था लेकिन पागल हो गया। अपनी सगी बेटी को मोहरा बनाने चला था लेकिन खुद ही अपने जाल में फंस गया। इस करारे झटके के बाद उस बंदे का कमबैक करने का सपना पूरी तरह टूट गया। उस हवेली में उसकी इज्जत अब गेट पर खाड्डे गार्ड के आधे नाखून के बराबर भी नहीं रही। मैं अपनी नॉर्मल और शांत टॉप क्लास लाइफ जीता रहा। मेरे पीछे बस दो बच्चे लगे रहते थे। वो दोनों मेरे साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं, हमें एक सिंपल लाइफ जीनी है। मैंने अपने पास खाड़ी DDH उन एक्साइटेड बच्चों को देखा और सर पकड़ DH लिया। तुम लोगों का दिमाग सच में बहुत अजीब है। उस बंदे के हवेली से जाने के बाद लगा था कि शांति मिलेगी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। जब बच्चों से कांटेक्ट नहीं हो पाया तो उसने सीधे मेन टारगेट पर अटैक करने की सोची। वो उस हवेली के आसपास किसी भूत की तरह मंडराने लगा। वो हाथ में रेडी लेकर घूमता और पुरानी यादें ताजा करने का नाटक करता। उसने व्हाइट शर्ट पहन रखी थी ताकि पुरानी कॉलेज लाइफ की याद दिला सके। वो कहने लगा कि तुम बहुत थक गई होगी। क्या तुम्हें याद है जब हम पेडी डेडी के नीचे पूरी रात पेंटिंग बनाते थे? ये वही टाइम है जब तुम्हारी भूख सबसे कम होती है। मैं उस ड्रामा को 3 घंटे से देख रहा था। इतने ड्रामे के बाद भी उसकी दाल नहीं गली। उसके इस ड्रामे को देखकर ऑनलाइन लोग फिर से कमेंट्स करने लगे। लियू की आंखें भी थोड़ी इमोशनल दिखने लगी थी। लेकिन अगर यह हवा ऐसी ही चलती रही तो कंबाइन प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ रहा। मुझे कोई स्पेशल रीजन की जरूरत नहीं थी। मैं अपने ब्लैक सिल्क रोब में बाहर निकला, हाथ में विस्की का ग्लास लिए बिना डोर नॉक किए स्टडी रूम के भारी दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया। वो बंदा पीछे खड़ा होकर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मसाज दे रहा था। मुझे देखकर उसने अपने हाथ की स्पीड बढ़ा दी जैसे अपना एहौक जता रहा हो। मैंने उसके उस बिजनेस ड्रामा और शो ऑफ पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं सीधे जाकर उसकी टेबल पर बैठ गया। रोब थोड़ा खिसक गया और मेरी टोन लेग्स साफ दिखने लगी। मैंने अपनी मैजिक टोन में कहा कि वाइफ, बहुत टाइम हो गया, कल वीकेंड पर मेरे साथ यार्ड पर चलो और रिलैक्स करो। ये सुनते ही उसकी गर्दन ठंडी पड़ गई। उसके हाथ का प्रेशर बढ़ गया जैसे कोई चीज छीन ली गई हो। उसके मुंह से थूक निकलने की आवाज आई। साइड में खड़े उस बंदे का चेहरा देखने लायक था। उसने कहा कि तुम जैसे मर्द में कोई शर्म हया बची है या नहीं? मैंने मुद्दकर उसे एक एटीट्यूड वाली लुक दी और कहा कि लीगल मैरिड कपल के बीच शर्म कैसी? उल्टा तुम आधी रात को दूसरों के घर में घुसकर ड्रामेबाजी कर रहे हो। बेशर्म कौन है? मेरी इस बात ने उसके सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया। उसका गला सूख गया और चेहरा लाल हो गया। लियू ने फाइनली अपना दिमाग यूज किया और उस बंदे को पीछे हटने को कहा। उसने कहा कि तुम जाकर आराम करो, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। वो बंदा अपनी लाल आंखों के साथ रोता हुआ रूम से बाहर भाग गया जैसे उस पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ हो। अब रूम में सिर्फ हम दोनों बचे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी स्पार्क थी और वो मुझे घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जल रही हो। मैंने उसकी सिल्क टाई को थोड़ा खींचा। तभी फोन की घंटी बजी। मैंने पूछा कि क्या हुआ लियू, क्या तुम्हें उस रोते हुए बंदे पर तरस आ रहा है? उसने हार मानते हुए अपने होंठ दबाए। उसने कहा कि कौन सा व्हाइट शर्ट वाला लड़का? वो तो बस बचपन की एक धुंधली याद थी जब मेरी आईसाइट कमजोर थी। उसने मेरी वेस्ट को होल्ड किया और कहा कि पास्ट तो पास्ट होता है, फ्यूचर तो आपके साथ ही है। उसने एक गहरी सांस ली। मैंने हंसते हुए कहा कि अगर तुमने उस ग्रीन टी बंदे से बात भी की तो मेरे पास तुम्हारी सारी सीक्रेट फाइल्स और छुपाए हुए पैसे का डेटा है जो मैं तुरंत लीक कर दूंगा। इस धमकी के सुनते ही उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और कहा कि सर प्लीज रहम करो।
लाइव स्ट्रीम रूम फिर से हंसी के ठहाकों से भर गया। सब कहने लगे कि ये बंदा कितना डोमिनेटिंग और पावरफुल है, इसका एटीट्यूड ही अलग है, वो घटिया ग्रीन टी बंदा इसके सामने टिक भी नहीं सकता। इस राउंड में मेरी पूरी जीत हुई। मैंने बिना किसी मेहनत के सामने वाले को खत्म कर दिया। वो बंदा जो अपनी पुरानी ट्रिक्स से कमबैक करना चाहता था, अब पूरी तरह बाहर हो चुका था। उसकी इमेज का कचरा हो गया। इंटरनेट पर भी सब उसका मजाक बना रहे थे। अब वो और उसकी पूरी टीम शो से बाहर हो चुकी थी। मैं विंडो के पास खड्डेचा होकर बाहर देख रहा था। वो बंदा गार्डन में अकेला खड़ा था, बिल्कुल किसी रिजेक्टेड इंसान की तरह। मुझे लगा कि उसे अब और ड्रामे नहीं करने चाहिए। तभी स्टडी रूम की डोर पर नॉक हुआ। उसकी आवाज काफी भारी और थकी हुई लग रही थी। उसने पूछा कि क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। उसकी पूरी अगदज जा चुकी थी। मैंने हाथ में पकड़ी ड्रिंक को घुमाया और एक फेक स्माइल के साथ कहा कि क्यों नहीं, बताओ इस बार 4 मिलियन का फाइन कौन भरेगा। उस समय तांत्रिक ने आपसे बात की थी कि आप सम्मान के साथ कैसे दोस्त को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करने वाले हैं। आपने एक गहरी सांस ली, जैसे गर्मियों में कोई बहुत बड़ा फैसला ले रहे हो। उन्होंने उस घिसे पिटे बैग में से कांपते हाथों से एक फाइल और ब्लैक बोर्ड जैसी कुछ मेडिकल चेकअप रिपोर्ट निकाली। ये आपके तलाक का एग्रीमेंट और कैंसर की रिपोर्ट थी। आपने इसे हाथ में नहीं लिया, पर उनकी रिपोर्ट में साफ साफ लंग कैंसर लास्ट स्टेज लिखा हुआ था। ये ठीक वही समय था जब वे अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर विदेश गए थे। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उस समय मैं किसी आर्टिस्टिक ड्रीम के लिए नहीं गया था और न ही मुझे नफरत थी। उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं था कि मैं मौत से डरता था। जब घर पर बच्चे ने मुझे इस तरह गिरते देखा तो वह बहुत डर गया था। वह कारपेट पर लगभग रोने ही वाला था। मैं तो वहां ठंड में जमने के लिए गया था। इसे पता था कि विदेश में एक चमत्कार होगा और मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। जब सब खत्म हो गया तो मैं वापस आ गया। मैं सिर्फ बच्चे को देखना चाहता था, भले ही वे मुझे कुछ न समझे। मैं उन्हें बताना चाहता था कि उनका बाप कोई डरपोक इंसान नहीं था। उनकी ये दिल से निकली बातें और उनकी बूढ़ी और थकी हुई शक्ल वाकई बहुत असरदार लग रही थी। वे उस ट्रांसपेरेंट भूत के पास गए जिसने पहले मुझे ढूंढा था। उनके इस नए मोड से एक्स हस्बैंड का पूरा ग्रुप हैरान था। उसने कहा कि वह मरा नहीं था और आपके घर का ये ड्रामा बहुत कमाल का है। असल में वही आपके लिए सब कुछ सहने वाले पिता निकले। मुझे अचानक लगा कि मेरा यहाँ होना थोड़ा फालतू है। क्या यही सच में उनका असली शरीर है? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और सोच में पड़ गया कि क्या मुझे अपने पॉलिटिकल लाइफ के लिए कोई कठोर फैसला लेना चाहिए।